दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट, दोनों का रिजल्ट आ गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है। जैसा अंडर ग्रेजुएट में टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है और बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो कम मार्क्स से रह गए हैं, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, और वो चाहते हैं कि मैं इस जो वैकेंसी है 2025 वाली और 26 के अप्रॉक्स अप्रैल में एग्ज़ाम होने की जो उम्मीद है, इसमें क्या कर सकते हैं वो, जिससे कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो बच्चे या तो कुछ मार्क्स से रह गए हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो भी गया है तो इतना कम मार्क्स है कि उनको फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो उनके लिए ये पूरा वीडियो है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखेंगे और इस कुछ पॉइंट्स को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे देखने के बाद, तो श्योरली आपका 5 मार्क्स जरूर इंक्रीज हो जाएगा। जो लड़के अभी 70-75 के स्कोर में हैं वो आराम से 80 क्रॉस कर जाएंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पूरा गाइड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे आने वाली जितने भी अपडेट हैं या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको आप चाहते हैं कि उससे आपको लाभ हो, तो आप चैनल का, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन मैं कुछ लोगों का डाउट जो है पिछले कुछ दिनों में मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा ज़्यादा बिजी था मैं, ठीक है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अब जब मैं फ्री हो गया हूं तो उनको भी रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। चलिए, जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं सीजीएल मेंस 2 बार क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। जीडी 2 बार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, ठीक है। डिपो मैनेजर मैंने किया हुआ है, एफसीआई, आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट अटैम्प्ट में किया हुआ है, एमटीएस किया हुआ है, ईसीजी और बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। और ये सब जो है 2 साल के अंदर हुआ है, तो मैं आपको अपने हिसाब से पूरा बताने वाला हूँ। देखिए, जो आरआरबी एनटीपीसी है ना, इसमें सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको कौन सी पोस्ट पर नौकरी मिलती है और क्या काम होता है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है जो बेस्ट है, जो बेस्ट पोस्ट है वो है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, है ना, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर का है ना, और बाकी क्लर्क है जिसमें अकाउंट्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं, ठीक है। जिसमें ट्रेन मैनेजर भी है और भी पोस्ट है। लेकिन ये जो है ना कुछ गोल्डन पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क में अकाउंट्स क्लर्क का पोस्ट होता है, सीनियर क्लर्क का पोस्ट होता है, ये बहुत ही गोल्डन पोस्ट होता है। आप जैसे ही लेंगे, टाइपिंग पोस्ट है, 2 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी। स्टेशन मास्टर में मुझे अच्छा लगता है स्टेशन मास्टर, बट क्या वहाँ पे थोड़ा सा ना प्रेशर ज़्यादा होता है स्टेशन मास्टर में, ठीक है। गुड्स गार्ड भी बहुत ही शानदार है, आप इंजॉय कर सकते हैं, एकदम जॉली मूड में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में जो अभी एनटीपीसी ने एग्ज़ाम लिया है उसमें कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से रख रहा है और वो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दे देता हूँ ये चीज़, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कितना क्वेश्चन अप्रॉक्स है, ये डाटा जो है आप ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्स डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किस टॉपिक और चैप्टर से, ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे करंट अफेयर जो है, मेरे में भी 13 करंट अफेयर पूछा गया था, जो मेरी शिफ्ट थी CBT 2 की, उसमें 13 करंट अफेयर था, जिसमें मैं 10 करंट अफेयर सही किया था, ठीक है। 3 करंट अफेयर वो कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो गया था, ठीक है। और करंट अफेयर ही जो था वो मेरे सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया था, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन में आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करता है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर जैसे मैंने बताया CBT 1 में अप्रॉक्स 10 और मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, 13 मेरा CBT 2 में था, जिसमें मैंने आपको एक रेंज दे दिया कि 12 से 15 लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में अप्रॉक्स 2 से 3 रहता है CBT 1 में, मान के चलिए कि 2 है ना, और CBT 2 में 4 से 6। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है ना। चलिए मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। फिर कंप्यूटर भी आज के समय में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर को पूरे स्टार मार्क करके पढ़ाई कीजिए। जैसे आप स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर को भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने से सिलेक्शन होगा। सपोज़ कि अगर आपका अभी जो अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया है, जैसे चेन्नई या फिर कुछ जोन जो है वहाँ पे 80 के अराउंड में, अगर सभी जोन का देखा जाए तो 80 के अराउंड में जो है कट ऑफ गई है, ठीक है। तो अगर आपका 75 स्कोर बन रहा है, राइट, तो 75 से 5 नंबर या फिर 4 नंबर, 3 नंबर जो बढ़ाना है वो किस एरिया में काम करके बढ़ाया जा सकता है। आप इस जो आपका जो अभी 75 आ रहा है, इसको आप 85 कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, हिस्ट्री सबने पढ़ रखा है, ठीक है, ज्योग्राफी भी सबने पढ़ रखा है, पॉलिटी भी सबने पढ़ रखा है। तो जो चीज़ सबने पढ़ रखा है ना, उसमें आपको कभी भी वो सब्जेक्ट पढ़ के आप मेरिट में नहीं आ सकते। समझिएगा बात को। जब आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी तभी आप हजारों और लाखों लोगों को बीट करके ऊपर निकल पाएंगे, मेरिट में जा पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या आपको ये चीज़, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पढ़ना नहीं है, ये चीज़ पढ़ना है आपको, ये तीनों पॉइंट आपको पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जा रहा है।
ठीक है। या बोले तो जो मेन टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर मेडाइवल हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मध्यकालीन और आधुनिक से, तो इसको आप पढ़िए। और प्राचीन में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे पूछा जा रहा है आप उसको पढ़िए, पूरा प्राचीन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए बात को, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको अप्रॉक्स ओवरऑल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री भी ज्योग्राफी भी जल्दी खत्म हो जाता है, आप कोई बुक उठाएंगे तो आप जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पॉलिटी ये भी आपका 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा इजीली, ठीक है। जैसा आपके पास 2 महीना टाइम है, तो ये जो 2 मंथ है इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर 75 स्कोर कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका हिस्ट्री भी अच्छा है, ज्योग्राफी भी अच्छा है और पॉलिटी भी अच्छा है। आप फंस कहाँ रहे होंगे, तो आप फंस यहाँ रहे होंगे करंट अफेयर पे। आपकी करंट अफेयर में प्रॉब्लम है, आपका इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, यहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारे टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, अभी भी हमारा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, 3-4 साल की बात है ना दोस्त। जो हम पढ़ाई करते थे वो एडुटेरिया से किया करते थे। एडुटेरिया एक बुक आती है और काफ़ी बढ़िया ये बुक है, आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए करंट अफेयर का, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर पर रेगुलर आपको डेली, जो 2 महीना टाइम है ना, इसमें आप करंट अफेयर को डेली 1 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा में नहीं कह रहा हूँ, 1 घंटा आप डेली कीजिए। अगर 1 आवर भी आप इसको टाइम दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। जो 10 है ना CBT 1 में, ये CBT 1 में आप 10 में 8 या 9 या फिर कभी कभी 10 भी करके आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आप CBT 2 की बात है, तो यहाँ आप 10 के राउंड में कर सकते हैं। और जब आप इतना कर लेंगे तो आपका सडनली आप मेरिट में आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उस टॉपिक को आप करिएगा तो आप मेरिट में जाइएगा। वैसे ही आप फाइनेंस और इकोनॉमी में थोड़ा सा, आप किसी का यूट्यूब पे भी अच्छा अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप फ्री का भी देख सकते हैं, या फिर कुछ लूसेंट या फिर कहीं से भी आप देख लीजिए, बस बेसिक इकोनॉमी। और इकोनॉमी वो जो न्यूज़ में रहता है, जैसे RBI से रिलेटेड हो गया है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर वर्ल्ड का कोई डाटा या सर्वे आ रहा है या फिर बजट है, तो ये सब जो है ना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें, ठीक है। कौन सी स्टेट की क्या GDP है, क्या इकोनॉमी है, कौन कितना जो है करोड़ का बजट जो है किस चीज़ पे एलोकेट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती है मेनली, ठीक है। तो उसको आप देखिए, तो यहाँ से भी आप इकोनॉमी को भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये भी जब करेंगे तो ये भी आपको अचानक से मेरिट में बूस्ट करेगा, ठीक है, ऊपर ले जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी वैसे ही है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर का भी मैटर है, और साइंस, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं, जैसे टेक्नोलॉजी है उसमें तो करंट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको, डिफेंस टेक्नोलॉजी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राइट। और साइंस में क्या है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 75 स्कोर कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। ये तो बात हो गई जिनकी 75 आ रही है। जिनकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है वो क्या करेंगे, जिनका स्कोर ही नहीं बन रहा है, एकदम से 60 नंबर पे रह गए हैं या फिर 60 से नीचे रह गए हैं, वो क्या करेंगे। तो चलिए उनके लिए भी देखेंगे, और इसमें जो आप कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो 75 प्लस कर रहे हैं उनके लिए भी क्या वो मास्टर ट्रिक या यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, मैथ्स का, रीजनिंग का भी आप ले लीजिए, ओके। चलिए देखिए, मैंने अपनी तैयारी के दौरान ना ये चीज़ बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बहुत सारे लोग तो अभी भी सेट नहीं लगाते हैं, सिलेक्शन ले लिए CBT 1 क्लियर हो गया, लेकिन वो कुछ सेट 10-15 सेट लगा कर गए और उनका CBT 1 क्लियर हो गया ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। बट आप 10-15 सेट लगा के आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते, CBT 2 आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। क्लियर भी कर लिया तो आप मेरिट में नहीं जा पाइएगा। तो बात को समझिए क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, उसको बहुत ही डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपका जो प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का जब टेस्ट लगाते हैं वो कितना आपको हेल्प करता है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों के लिए एक तो मैं रख रहा हूँ कि जो 60 या उसके आसपास रह रहे हैं, एक मैं रख रहा हूँ जो 75 प्लस कर चुके हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों पे हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं जो 60 के नीचे हैं, जो 60 या 60 के नीचे हैं और एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, ये चीज़ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, 75 वालों के लिए भी देख लीजिए आप। आपको प्रीवियस ईयर का जो सेक्शनल टेस्ट है वो आपको कंटिन्यू देना चाहिए, जितने भी सेक्शनल टेस्ट है आप पूरा लगाइए। लेकिन उससे पहले जो सेक्शनल टेस्ट अगर आप लगा लेंगे, ठीक है, तो आपको मॉक, जब आप फुल टेस्ट देंगे प्रीवियस ईयर का, उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का फुल टेस्ट सॉल्व करना है। और
उसका डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस का मतलब है कि 90 मिनट आप सेट को सॉल्व करेंगे, उसको आप कम समय लगा करके, जैसे आप टारगेट रखिए कि 75 मिनट में या फिर 70 मिनट में, 60 मिनट में आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए, उसका डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस से मतलब है कि जो आपका प्रॉब्लम हुआ, सपोज कि जीके में जो प्रॉब्लम हुआ, जनरल अवेयरनेस, मैथ में जो प्रॉब्लम हुआ और रीजनिंग में जो प्रॉब्लम हुआ, मैथ और रीजनिंग में जो प्रॉब्लम हुआ उसको आप इमीडिएटली सॉल्व कीजिए, ठीक है। और कुछ फार्मूला अगर आपको यूनिक दिख रहा है या फिर कुछ थ्योरी दिख रहा है तो उसको आप एक छोटा सा नोटबुक बनाइए और उसमें नोट कीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है मैथ रीजनिंग से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो सेटर है ना, क्वेश्चन सेटर, उसका दिमाग समझना पड़ेगा। आखिर वो खेल कैसे रहे हैं, क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको यहीं से पता चलेगा प्रीवियस ईयर का जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका गलती हुआ, ठीक है, जीके जीएस में जो भी गलती हुआ उसको आप नोट कीजिए, 1 बाय 1 नोट कीजिए, घबराइए नहीं। सपोज कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है ना CBT 1 में, ठीक है, तो उस 30 क्वेश्चन में CBT 2 में 50 क्वेश्चन है, तो जो CBT 1 का 30 क्वेश्चन है ना, उस 30 क्वेश्चन को 30 ही है ना जी, हाँ शायद 30 ही है, जो भी है 30 से 40 क्वेश्चन है। तो अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो उस 30 क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ है और 10 क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। तो इस 10 क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, कौन से टॉपिक से था ये, है ना, किस डेट में है वो डेट लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आप उन 10 क्वेश्चंस को नोट कीजिए और उससे रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए हैं, सपोज कि टेक्स्ट बुक में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे फैक्ट दिया होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट, और वो हाईलाइटेड कलर में होता है, तो आप उसको जो है अच्छे से नोट करके और रख लीजिए। अब क्या है, उसको हर वीक में, जैसे वीकेंड जो आता है तो पूरे वीकेंड में आप उसको रिवाइज कीजिए, बैठ के देखिए कि यार ये तो उस मंडे को मैंने सेट सॉल्व किया था, ये मंडे वाली ये 10 क्वेश्चन है, ये टॉपिक में मेरा गलती हुआ था, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पूछ लिया था और वहाँ पे गलती हो गई, या फिर कोई दिवस था उसके बारे में पूछा था, आपसे गलती हो गई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या दिवस जो आपकी गलती हुई है, वो अब आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट मेरे से गलती हुआ था, और उसको आप इमीडिएटली अब जाइए और पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब से फ्री कहीं भी आपको कोई भी बुक में मिल जाता है जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर कोई है दोस्त जिसके पास नोट्स हो इस टाइप का, उससे आप ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप खुद का नोट्स बनाइए, चाहे यूट्यूब से, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या दिवस का जाकर के वीडियो से नोट्स बना लीजिए और इतना बढ़िया से आप उसको याद कर लीजिए। 2 दिन और 5 दिन और 7 दिन का जो मेरा फॉर्मूला है उसमें आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका अब जो अगला सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो या दिवस का, वो गलती नहीं होगा। और जब आप गलती नहीं होगा तो यहाँ से जो ये 10 गलती थी ये घट के आपकी 8 पे आ जाएगी और आप जो है 2.5 नंबर लगभग गेन कर जाएंगे। यानी कि जो आपका 75 आ रहा था वो 77 to 78 पे चला जाएगा और ये जो है 62 to 63 पे चला जाएगा। समझ रहे बात को, ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है। तो पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट को सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है और नोट्स बनाना है। स्पेशली जीके का तो बिल्कुल नहीं छूटना है। और मैथ रीजनिंग में क्या करना है, जो भी गलती हुई आपसे, सपोज CI में आपसे गलती होती है मैथ्स में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो एक बार जाकर के उसको रिवाइज कीजिए, पूरा का पूरा CI को जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ ट्रिक या कुछ फार्मूला, तो आपकी याद हो जाएगी और याद होने की वजह से आपका एक तो स्पीड भी बढ़ जाएगा रिवीजन से, और दूसरी चीज़ है कि आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। स्कोर भी बढ़ता है और स्पीड भी बढ़ जाता है, राइट। स्कोर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे। जब CI को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। वैसे ही है, रीजनिंग में कोई टॉपिक गलत होता है ना, जैसे कोई वेन डायग्राम है या फिर एनालिटिक्स वाला कुछ है तो गलती हो जाता है, पजल है, कुछ सेटिंग अरेंजमेंट जो भी है गलत हो जाता है। आप उसको एक बार चैप्टर को सॉल्व कीजिए, 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, अचानक से आपका स्पीड भी आ जाएगा और जो उस चैप्टर से गलती हो रही थी वो दोबारा होगी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं आपका अचानक से स्कोर बूस्ट कर देंगे। यानी कि जो आप 62 63 पे पहुंचे थे आप 65 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ भी आप 80 पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, यानी कि मेरा अल्टीमेट मतलब क्या है, एक लाइन में अगर बोला जाए तो, कि जो भी आपकी गलती हो रही है, जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे आपकी गलती हो रही है, उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर जाइए या सॉल्व कर लीजिए, उस पर दोबारा होना ही नहीं चाहिए गलती। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो है आप क्या कर सकते हैं, जो आपने ये फुल टेस्ट लगा लिया है, ठीक है, अब आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर आप टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं उसका रिवीजन भी सेक्शनल टेस्ट में हो जाएगा और आपके जितने भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस है उन सब का रिवीजन भी, और साथ में आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने से भी स्पीड काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। और रिवाइज कैसे करना है, तो मैंने एक 257 का रूल दिया हुआ है, ठीक है। 257 का रूल क्या था मेरा, मैंने ये चीज़ यूज़ किया है। जैसे मैं आज अगर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटी में मैंने अनुच्छेद पढ़ा, ठीक है, आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल को मैं सपोज आज क्या है 25 है, तो मैं उसको 2 दिनों के बाद यानी कि 26 27 को मैं नहीं पढ़ूंगा, उसको 28 को मैं पढ़ूंगा।
ठीक है। उसके बाद फिर जो है 28 के बाद मैं 29, 30, 31 नहीं पढ़ूंगा, 1 और 2 या 3 सेकेंड या 3 फरवरी को मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 फरवरी के बाद 11 या 12 फरवरी को मैं पढ़ लूँगा। तो ये जो 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद और 7 दिन के बाद जब उसको 3 बार आप कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो आर्टिकल है वो फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रीवियस ईयर जो है सेट, उससे नोट डाउन कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। हाँ देखिए, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। क्या करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप सेट सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व किए, उसमें आपने जो सेट सॉल्व किया था उसमें 30 जो क्वेश्चन थे, उस 30 क्वेश्चन में से 20 आपका सही था और 10 गलत था, ठीक है। ये जो 10 गलत था वो हो सकता है कि 7 क्वेश्चन एक ही टॉपिक का हो, ठीक है। तो जो 7 क्वेश्चन एक ही टॉपिक का था, नहीं सॉरी, एक टॉपिक का नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा 7 क्वेश्चन एक टॉपिक से। 7 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टॉपिक का था। सपोज कि एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, एक कंप्यूटर का था, 2 आर्टिकल का था, ठीक है, एक 5 ईयर प्लान का था और एक सेंसस का था। तो 1, 2 और 2 4 5 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से था, मान के चलते हैं ज्योग्राफी से था, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है और इनमें आपकी सातों के सातों क्योंकि गलत हो चुकी है, क्वेश्चन गलत हो चुकी है और आपको मार्क्स नहीं मिला, ठीक है, जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई हुए एग्जाम में। आप देखिए एक माइंडसेट ये भी आपको रखना है कि जब भी आप फुल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम मोड में एकदम बैठना है। टेबल चेयर लगा करके एकदम सिस्टम पे बैठिए, अपना सॉल्व कीजिए। जिसके पास सिस्टम नहीं है वो मोबाइल पे ही बैठिए, लेकिन आप एग्जाम मोड में बैठिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस दौरान, ठीक है। पूरा एकदम मेंटलिटी एग्जाम मोड वाली, नो नोटिफिकेशन, मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कीजिए, रूम का गेट बंद कीजिए और बिना डिस्टर्बेंस के एग्जाम मोड में सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, ये जो 7 पॉइंट है ये आप नोट कीजिए। आप एक पॉकेट डायरी रखिए, उस पॉकेट डायरी में ये 7 पॉइंट को नोट कर लीजिए। इस 7 पॉइंट को आप एक एक करके, जैसे सेंसस है तो सेंसस को आज खत्म कर दिए, कल 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिए, परसों आर्टिकल को फिनिश किया ना, ऐसे ही इकोनॉमिक्स को 4 दिन 5 दिन लगेगा, 1 सप्ताह लगेगा, खत्म कर दिए। कंप्यूटर को वैसे 2 दिन 4 दिन लगेगा, खत्म कर दिए, राइट। तो इस तरह से करके जब आप इन 7 पॉइंट को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो 7 क्वेश्चन गलत हुआ है आज आपका, वो आने वाले जो सेट्स हैं उसमें गलती नहीं होगा और यही चीज़ आपका एग्जाम में जाके हेल्प करेगा। बेसिकली आपको अपने उस दुखती नस पे हाथ रखना है, आपको खुद से ही आपको अपनी दुखती नस पे हाथ रखना है और उसको, उस दुखती नस को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देना है, ठीक है। खुद से आप अपने प्रॉब्लम्स पकड़िए, खुद ही से आप सॉल्व कीजिए। समझ में आ गई? क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये एक्सपीरियंस जो है नहीं। मैं जो है आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया है इन सब पॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने अपने अंदर के हर एक गलती को सुधारा है। इसमें काफ़ी अच्छा हेल्प हमारे सर ने भी किया था, ठीक है। जो भी टॉपिक बताते थे, सपोज कि मेरा प्रॉब्लम हुआ 5 ईयर प्लान में, मैं सर को बोलता था सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसका क्विज करा देते हैं। तो सर ने बोल दिया कि चलो कल याद करके आना है सबको, और हमने क्या किया, घर में अपना रट्टा मारा, याद किया, बढ़िया से समझा उसको और जा करके कल क्विज कर लिया, जिससे कि पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाता था। तो ये भी चीज़ रहता है कि जब आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, आपके टीचर अच्छे हैं, तो वहाँ भी आपको गेन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ग्रुपिंग बना सकते हैं 4 लोगों का, जहाँ पे आप ये चीज़ें डेली क्विज के माध्यम से, 2 लोग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्विज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा टॉपिक पे, ठीक है। देखिए लाइफ में ना टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जी। एक टाइम टेबल बनाइए और उसके साथ चिपकिए। मैं आपको टाइम टेबल बताऊँगा, ठीक है। 1 घंटा जैसे मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, करंट अफेयर भी देने की ज़रूरत है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा एज देता है बाकी लड़कों से, ठीक है। चलिए, रिवीजन टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 5, 7 डेज में करिए। जो चीज़ आपने आज याद कर लिया उसको 2 दिनों बाद फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से 5 दिनों के बाद और फिर से 1 सप्ताह के बाद। यानी कि इस तरह से आप लगभग 15 दिनों में एक ही पॉइंट को 4 बार पढ़ चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब कुछ लोग सोच रहे हो कि सर एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे बार बार, इतना टाइम है क्या हमारे पास? देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, और अगर पढ़ लेंगे तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपका उस टॉपिक से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड कर दूं कि जैसे सपोज कि आज हमने आर्टिकल याद किया है, ठीक है, और मुझे पहली बार, मैं बिल्कुल जीरो था आर्टिकल में, मैंने आज याद किया है, मुझे 5 घंटा लगा। सपोज कितना घंटा लगा है भाई? 5 घंटा लगा है। जब आप 2 दिनों के बाद वापस याद करेंगे ना तो वही टाइम आपकी 2 घंटे हो जाएगी, और वही चीज़ जब आप 5 दिन के बाद फिर से करेंगे तो रिवीजन में मात्र 1 घंटा लगेगा। फिर उसी को जब 7 दिनों के बाद करेंगे तो आपको 30 मिनट भी नहीं लगेगा रिवीजन में। तो कितना घंटा हो गया? 5, 2, 7, 1, 8, लगभग 7-8 घंटे में आप इतना बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं उसको कि आपकी गलती होगी ही नहीं उस पॉइंट में। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं बताता है। एक जो एस्पिरेंट उस चीज़ से गुजरा है, उस प्रेशर को झेला है, उसे पता है, ठीक है, वही आपको बता सकता है। और मैं वही आपका रियल एक्सपीरियंस अपना आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हम 4 लड़के पढ़ते थे साथ में, है ना, और वो भी 4 लड़कों ने ये सेम चीज़ यूज़ किया था, मेरा ही प्लान यूज़ करते थे वो भी, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने बता दिया। इससे आपका क्या होगा,
टाइम और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पीड और टाइम जो है बिना सिलेबस खत्म किए नहीं होगा, यानी कि एक बार आपको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ और है कि अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है, ठीक है, तो जब सिलेबस खत्म नहीं होता है तो आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे 2 महीने 3 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। 3 महीने के बजाय 4 महीना भी लग जाए, 5 महीना भी लग सकता है, लेकिन आप टारगेट बनाइए और उस टारगेट के हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। चलिए, मैथ रीजनिंग में और क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए प्रीवियस ईयर सेट से और उसको ख़त्म कीजिए। यानी कि अगर आपका सपोज कि मैथ का रिवीजन किए चैप्टर का आपको 1 महीना हो गया, आपने कोई मैथ का चैप्टर रिवाइज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि गलती होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ, CI SI टाइम एंड वर्क, तो आप जाकर के रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप जो है पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग सोल्व कर लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि 30 नंबर जो है, 30 मैथ 30 रीजनिंग और आई थिंक 40 GK GS होता है, अगर मैं सही हूँ तो। मुझे याद नहीं है क्लियरली, 5 क्वेश्चन आप आगे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 30 अगर आप करेंगे तो बिल्कुल 60 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाता है और आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। ये मेरा मानना है। और जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है उनका मैथ रीजनिंग में 95% प्लस मार्क्स आता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप रेगुलरली जो है प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को कम कीजिए और जितना ज़्यादा जल्दी आप प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए खुद से भी कि आखिर आजकल कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। आप इतने सारे एग्जाम देते हैं, SSC का भी, रेलवे का भी, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, या फिर जो प्रीवियस ईयर सेट ही सॉल्व कर रहे हैं उसमें ही आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये करंट अफेयर पूछा गया है अभी, तो यही करंट अफेयर क्यों पूछा गया, क्योंकि वो उस टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए पूछा जाता है, राइट। तो उस चीज़ को आप दिमाग लगाइए थोड़ा। रूटीन के लिए जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो फर्स्ट हाफ जब आप तैयारी करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको सबसे पहले जो है याद करना चाहिए, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें जैसे GK GS हो गई, या फिर कुछ फार्मूला हो गया, ठीक है, थ्योरी हो गया किसी चीज़ का, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि GK GS को आप मॉर्निंग टाइम में रख सकते हैं। सेकंड टाइम में आप आफ्टर लंच जो है सॉल्व कर सकते हैं सेट को और उसको बढ़िया से डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को आप मैथ रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ जेन्युइनली कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ। क्योंकि हमारा इस वीडियो का या फिर इस चैनल का अल्टीमेट यही गोल है कि हम आपका हेल्प कर पाएँ कैसे भी, ठीक है।